बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बाकायदा से अपने सब्जेक्ट कोस्टल एंड मेरीन एनवायरनमेंट के ऑनलाइन वीडियोस का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम कोस्टल इन्वायरमेंट एंड मेरीन एनवायरनमेंट जान लेते हैं कि ये क्या है। कोस्टल इन्वायरमेंट वो एरिया जो कि लैंड और सी को मिलाते हैं, उस एरिया को कोस्टल एरियाज़ कहते हैं और वहाँ के इन्वायरमेंट के कोस्टल इन्वायरमेंट कहा जाता है। मेरीन इन्वायरमेंट जो है वो मोस्टली साल्टी वाटर जो ओशन का है उस पर मुश्तमिल होता है। उस एरिया को मेरीन एरिया या ओशन कहा जाता है और उस इन्वायरमेंट को मेरीन इन्वायरमेंट कहा जाता है। मेरीन जो है जनरली ये लैटिन वर्ड है मेयर, उससे निकला है जिसका मतलब है ओशन, तो हम ओशन इन्वायरमेंट को मेरीन इन्वायरमेंट कह सकते हैं। मोस्टली एक्वेटिक लाइफ जो है वो मेरीन इन्वायरमेंट में रहती है। अब हम मेरीन इन्वायरमेंट को ज़रा डिटेल में देखते हैं। ओशन इन्वायरमेंट, इसमें स्ट्रक्चर आ जाता है ओशन का। तो बेसिकली ओशन स्ट्रक्चर जो है वो 3 हिस्सों पर। ओशन स्ट्रक्चर के पढ़ने का मकसद ये है कि हमें पता चल जाए कि मेरीन इन्वायरमेंट में कितने जोन्स है और उसमें फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक्वेटिक लाइफ जो है वो किस किस जोन में ज़्यादा है और किस जोन में कम है। नेरेटिक जोन जो है ये फर्दर कंसिस्ट है लिटरल जोन पर और सब लिटरल जोन पर। लिटरल जोन और सब लिटरल जोन ऐसा है कि वेव्स आती है कोस्ट की तरफ, तो जो ज़्यादा वेव्स है जो कि बिल्कुल किनारे पे आती है वो लिटरल जोन में आती है। जो उससे ओशन की तरफ होता है उसको सब लिटरल जोन कहते हैं। वहाँ पे मतलब टाइड जो है वो थोड़ी कम होती है। तो बेसिकली नेरेटिक जोन जो है ये टाइडल जोन है। ओशनिक जोन जो है ये भी 2 टाइप्स पे आगे डिवाइड हुआ है। इसको पोर्टिक जोन या एपेल्जिक जोन कहते हैं और इससे नीचे जो जोन है उसको ट्विलाइट और मेसोपेलेजिक जोन्स कहते हैं। फोर्टिक जोन है जो ऊपर वाला सरफेस है, टाइडल जोन के बाद जो जोन है वो उसको फोर्टिक जोन कहते हैं। जबकि जहाँ तक लाइट पहुँच सकती हो ओशन में उसको उस जोन को ट्विलाइट जोन कहते हैं और उसके बाद जहाँ लाइट पहुँचना ख़त्म हो जाए उसको डार्क जोन या मेसोपेलेजिक जोन कहा जाता है। और मेसोपेलेजिक जोन के नीचे फिर एक बाउंड्री लाइन है, जहाँ तक ये मेसोपेलेजिक जोन है उसको बीबीएल या बेंथिक बाउंड्री लेयर कहते हैं। और उसके बाद फिर एप्सल है। ये हुआ हमारे पास ओशन स्ट्रक्चर। अच्छा, कोस्टल इन्वायरमेंट अब हम आते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वो एरिया जो कि हमारे पास लैंड और कंबाइन करते हैं उसको कोस्टल एरियाज़ कहते हैं और उस इन्वायरमेंट को कोस्टल इन्वायरमेंट कहते हैं। ये असल में ट्रांजिशन जोन है हमारे पास सी एंड लैंड में। इसको हम शैलो वाटर जोन भी कह सकते हैं क्योंकि वाटर टाइड्स यहाँ पर आते हैं और वाटर कभी मकदार कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको शैलो वाटर जोन भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकली ये डाइवर्स एरिया है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मेरीन इन्वायरमेंट और कोस्टल इन्वायरमेंट दोनों को सूट करते हैं तो वो यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन जो है उस पर 72% या 71% वाटर है। इन 72% में से 97% अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो अर्थ वाटर है वो ओशन से है, मतलब मेरीन इन्वायरमेंट से या मेरीन है या साल्टी वाटर है जो कि 97% है उस 72% में से। बाकी जो 3% बच जाता है उस 3% में फिर फ्रेश वाटर भी आ जाता है, ग्लेशियर्स भी आ जाते हैं, वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं। तो मतलब ये है कि ज़्यादा मकदार जो है वो हमारे पास ओशन वाटर की है। इसी तरह मेरीन इन्वायरमेंट में जो अप्रोक्सीमेटली स्पीशीज़ है वो 2,30,000 है। इसी तरह कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट की टाइप्स क्या है, तो इसमें मुख्तलिफ टाइप्स है हमारे पास। 3 टाइप्स है, रॉकी कॉस्ट है, सैंडी कॉस्ट है एंड मडी फ्लैट्स है जो कि मड से बने हुए मतलब मिट्टी से। पहले नंबर वाइज को हम पढ़ते हैं। रॉकी कॉस्ट जो है ये ज़्यादातर उन पत्थरों पर या छोटे पत्थरों पर या टनल्स पर मुश्तमिल होता है, अनवेदर सॉलिड रॉक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। ये रॉक्स जो होते हैं बाकी 2 रॉक्स मतलब सैंडी और मडी के बनिस्बत ये स्टेबल होते हैं क्योंकि इस पे मतलब असल में ये यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब पानी के आने से या जाने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पर रगड़ ज़्यादा होती है तो वो
वो ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर अपने नेस्ट बना सकते हैं, वहाँ पर चिपक सकते हैं उनके साथ, होल्ड सरफेस जो है उसको होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह बर्ड्स जो है अपनी नेस्टिंग भी इसी एरिया में बनाती है, क्योंकि ये डाइवर्स एरिया है। डिस्ट्री डाइवर्स एरिया ऐसा है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी नेस्टिंग जो है वो कोस्टल एरियाज़ पर ज़्यादा करते हैं बनिस्बत जो ऑर्गेनिज्म कोस्टल एरियाज़ और मेरीन इन्वायरमेंट दोनों को पसंद करते हैं, तो वो कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादातर अपनी नेस्टिंग करती है। इस तरह सैंडी कास्ट है हमारे पास, तो ये कास्ट जो है ज़्यादातर रेत पर मुश्तमिल होती है। ये अनस्टेबल होते हैं बनिस्बत रॉकी कास्ट के, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि सैंड जो है वो जब टाइड जाती है तो उसके साथ सैंड वापस चली जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, तो इसलिए ये डाइवर्स एरिया भी नहीं होता और यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि वो यहाँ पर नेस्टिंग भी नहीं कर सकते और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्श एरियाज होते हैं। इसी तरह मडी फ्लैट्स है, ये मड पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब मट्टी पर ज़्यादातर मुश्तमिल होते हैं। उसमें थोड़ी मकदार रेत की भी हो सकती है और ऑर्गेनिक मैटर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। इसको हम ग्रेव यार्ड भी कहते हैं, मतलब मट्टी का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ग्रेव यार्ड्स में या मड फ्लैट जो है यहाँ पर इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी एक चीज़ की, तो वहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा। जब एब्जॉर्ब होगा तो फिर वहाँ पर जहाँ तक मड फ्लैट्स होंगे नीचे, जिनकी मतलब गहराई जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, इसलिए वहाँ पर दलदली एरियाज़ या मार्शी एरियाज़ ज़्यादा बनेंगे। इसको मार्शी एरियाज़ कहते हैं, दलदली इलाक़ों को। उसकी मेन वजह यह है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस इलाके की या उस एरिया की ज़्यादा होती है। दूसरा ये कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से वहाँ पे एनारोबिक माइक्रोबिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। मीथेन गैस की जो स्मेल्स है वो अंडे की जो स्मेल होती है उसकी तरह होती है, तकरीबन सड़ी हुई बू जिसे हम कहते हैं, उस तरह की स्मेल होती है। तो वहाँ पर मीथेन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। मीथेन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर फिर दूसरे माइक्रोब्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है उनका रहना मुश्किल हो जाता है, वो वहाँ पर सर्वाइवल नहीं कर सकते। फिर इस टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जो टॉपिक भी समझ नहीं आया मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको टॉपिक क्लियर कर सकूँ या आपको जो क्यूरी है वो हल कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।